न, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुनील सजवान और आप लोग देख रहे हैं एस सजवान प्रोडक्शन। आज एस सजवान प्रोडक्शन निरंतर मुद्दों की बात करता है और जिस प्रकार से वर्तमान समय कोविड का दौर चल रहा है, देश संकट से जूझ रहा है, इसी को देखते हुए आज मैं धनोल्टी विधानसभा की बात करने जा रहा हूं। उत्तराखंड का बहुत ही खूबसूरत स्थान है धनोल्टी, और धनोल्टी विधानसभा से हम लोग कुछ गणमान्य लोगों को साथ लेकर के बात करेंगे बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को लेकर के। जी हाँ, आप सभी लोग घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप लोग कोविड के नियमों का पालन कर रहे होंगे। इसी के साथ आज हमारे बीच में जुड़ने जा रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और हम सब लोगों के चिरपरिचित जोत सिंह बिष्ट जी, जो आज के हमारे मुख्य मेहमान रहेंगे। वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी से और जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल के सदस्य हैं आमेंद्र बिष्ट जी, और हमारे साथ जुड़ेंगे आज इस खास चर्चा में भारतीय जनता पार्टी जौनपुर थत्यूड़ मंडल के अध्यक्ष हैं, भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे हीरामणि गौड़ जी, वो भी हमारे बीच में जुड़ने जा रहे हैं। और हमारे बीच में जो यहाँ से विधायक हैं माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी, उनके प्रतिनिधि के तौर में टैक्सी यूनियन और व्यापार मंडल, जो व्यापारियों की समस्या है उसको लेकर के हमारे साथ जुड़ेंगे जयप्रकाश नौटियाल जी, कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ सब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है एस सजवान प्रोडक्शन में। जोत सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आमेंद्र बिष्ट जी, जो कि आमेंद्र बिष्ट जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं, टिहरी गढ़वाल से जिला नियोजन समिति के सदस्य हैं। हमारे साथ जयप्रकाश नौटियाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि माननीय प्रीतम पंवार जी जो विधायक हैं उनका पक्ष भी रखेंगे। टैक्सी यूनियन के आप सचिव हैं और व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हैं। आप व्यापारियों का, टैक्सियों का और सामाजिक बिंदुओं का आप पक्ष रखेंगे हमारे बीच में। आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज बढ़ते हुए कोविड के दौर में हीरामणि गौड़ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भाजपा का पक्ष रखेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरामणि गौड़ जी, आपका भी एस सजवान प्रोडक्शन में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम बात करने जा रहे हैं, देश आज कोरोना की मार से जूझ रहा है। सभी लोगों से निवेदन है, अभी आप अपने अपने जो म्यूट कर लें, जो नीचे माइक का ऑप्शन है उसको म्यूट कर लें। सभी लोग म्यूट कर लें। तो बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस प्रकार से आज पूरा देश कोविड की मार को झेल रहा है, वहीं जो उत्तराखंड है यहाँ पर भी सर्वाधिक केस दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड में जो मृत्यु दर है इसकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसे हम लापरवाहियां कहें या हम जो गाइडलाइन सरकार ने, प्रशासन ने तैयार की है, क्या हम उन्हें मानने को तैयार नहीं है, या हम इसको इसका नाम दें। इसी पर आज धनोल्टी विधानसभा की बात करेंगे, जहां पर की कई गांव आज कोरोना से जूझ रहे हैं। कई गांव में सर्दी, जुकाम, बुखार की शिकायतें नजर आ रही हैं। कई गांव में हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो भी पहुंची है। इसी को लेकर के सबसे पहला जो मेरा सवाल रहेगा, आज हमारे बीच में जयप्रकाश नौटियाल जी हैं, जो कि टैक्सी यूनियन से, हमारे टैक्सी यूनियन से जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल नमस्कार। और आप आज माननीय प्रीतम पंवार जी का पक्ष भी हमारे बीच में रखेंगे, और साथ साथ में आप टैक्सी यूनियन और व्यापारियों के भी नेता हैं वर्तमान में। जयप्रकाश नौटियाल जी, जिस प्रकार से कोविड का दौर बढ़ता गया है, धनोल्टी विधानसभा में जिस प्रकार से जो दुकानें हैं, धनोल्टी स्वयं एक पर्यटक स्थल है, व्यवसाय पर इसका खासा असर दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहोगे आप इस संबंध में, जयप्रकाश नौटियाल जी? नमस्कार सजवान जी, मैं सर्वप्रथम एस सजवान प्रोडक्शन का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप ये जनता से जुड़े मुद्दों को बार बार उठाते हो, और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, सबसे बड़ी महामारी का दौर चल रहा है, इसमें जो क्षेत्र में दिक्कतें हैं उसको आप उठा रहे हैं। आपको सर्वप्रथम धन्यवाद। और मैं अपने बड़े भाई अमरिंदर बिष्ट जी, आपको नमस्कार करता हूँ। और हमारे जोत सिंह बिष्ट जी हमारे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आपको भी नमस्कार। और थत्यूड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष हीरामणि गौड़ जी भी शायद जुड़े थे, अभी नहीं है, तो उनको भी नमस्कार करता हूं। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने मुझे आपने बैठाया है। अमरिंदर बिष्ट जी जो इस समय आम आदमी से धनोल्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जोत सिंह बिष्ट जी जो एक प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, आपके सामने बोलने का मौका मिल रहा है, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। और रही बात कोरोना की, सजवान जी, बिष्ट जी, कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है। क्षेत्र में
आज देखा जा रहा है पूरे गांव के गांव बुखार से पीड़ित हैं। अब कोरोना है क्या है ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन गांव के गांव बुखार से पीड़ित है। और हमारा छत्तीसगढ़ व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष होने के नाते भी मैं छत्तीसगढ़ व्यापार मंडल की जो परिस्थितियां हैं वो भी देख रहा हूँ कि आर्थिक संकट बहुत बड़ा आ चुका है। कई ढंग से जो है कोरोना की जो है ये इस महामारी ने कई ढंग से जो है हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तो मैं अपने जो बड़े नेता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा, चाहे विधायक जी हों, चाहे हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष कांग्रेस के हों, चाहे हमारे गौड़ जी हैं, या जो भी हैं बड़े नेता, हमारे बिष्ट जी हैं आम आदमी से जुड़े हुए आप, तो आपसे निवेदन है कि जनता की समस्याओं को जरूर आगे पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं। और सरकार से भी निवेदन है कि आप भी कुछ ऐसा ठोस कदम करें, गांव गांव कैंप लगाएं भाई। गांव में बिल्कुल बुखार की व्यवस्था से लोग परेशान हैं, कोई गांव में कैंप नहीं लग रहे हैं, कैंप लगाए। जरूरी थोड़ी कोरोना ही है, कुछ और चीज भी हो सकती है। लोग बुखार बिगड़ रहा है, लोग मर रहे हैं। कल हॉस्पिटल की यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ही नहीं है। यहाँ पर कल एक हमारे ही मेड से एक लड़का आया था, वहां पे हमारे ही करीबी रिश्तेदार हैं बेचारे, भगवती प्रसाद जी हैं, उनको यहाँ पर लाया। ऑक्सीजन जब तक तो ऑक्सीजन लगी रही उनके मुंह पे तब तक वो ठीक रहे, उनका लेवल 90 पार हो चुका था। लेकिन बड़े दुख की विषय है, डॉक्टरों ने कहा कि इसको रेफर करो देहरादून। रेफर करते ही जैसे एक बार ऑक्सीजन हटा, दोबारा उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं पकड़ा है और बेचारा रास्ते में जाके दम तोड़ दिया है। एक परिवार में जो है उसका घर का जलता चिराग। बिल्कुल बिल्कुल जयप्रकाश जी नौटियाल जी जी, आपने बिल्कुल जी सही बात की। जिस प्रकार से धनोल्टी विधानसभा, चाहे नैनबाग क्षेत्र की बात की जाए, चाहे केमटी क्षेत्र की बात की जाए, जी सकलाना क्षेत्र की बात की जाए, थौलदार क्षेत्र की बात की जाए, चाहे थत्यूड़ घाटी की बात की जाए, यहाँ पर वर्तमान जी में हर तीसरे आदमी को आज सर्दी जुकाम बुखार की शिकायतें लगभग दिखाई दे रही हैं। और जिस प्रकार से बिल्कुल आपने बिल्कुल बात की है, और स्वास्थ्य विभाग को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं, और हम सभी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, सक्रिय रहने की जी आवश्यकता जी है, सचेत होने की आवश्यकता है। इसी को आगे बढ़ाते जी हुए, जी हीरामणि गौड़ जी ने हमारे साथ जुड़ना था, लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, और शायद वो रमन रावत जी को उन्होंने जोड़ने का काम किया है। जहां तक मुझे लग रहा है वो जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए, जोश सिंह बिष्ट जी, जोश सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? जोश सिंह बिष्ट जी, शायद जोश सिंह बिष्ट जी की भी कनेक्टिविटी, नेट कनेक्टिविटी से शायद वो अभी हट चुके हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए, हाँ हाँ आमेंद्र बिष्ट जी हमारे आम आदमी पार्टी के नेता हैं और युवाओं के नेता हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि आमेंद्र बिष्ट जी सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने, क्योंकि हमारे बीच में हीरामणि गौड़ जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। हीरामणि जी, आप जुड़े रहें, आपसे निवेदन है, आप जुड़े रहें। और मैं सबसे पहले इस समय आमेंद्र बिष्ट जी को रोक करके मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है प्रदेश में, और आप मंडल के अध्यक्ष हैं। मैं आज धनोल्टी विधानसभा की बात कर रहा हूं, आप धनोल्टी के नेता भी हैं, एक समाज सेवक भी हैं, आपसे लोगों की आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। जिस प्रकार से वर्तमान में बढ़ता हुआ कोविड एक संकट का रूप ले चुका है, आप देख रहे हैं प्रत्येक दिन किस प्रकार की घटनाएं सामने नजर आ रही है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तमाम जो हमारे अस्पताल है, चाहे नैनबाग की बात की जाए, केमटी, सकलाना, या फिर कंडीशौर, तौलदार की बात की जाए, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सरकार किस प्रकार के कदम उठा रही है इस ओर? जी हीरामणि जी। सबसे पहले तो मैं सुनील सजवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो है मुझे अपने साथ यहाँ आमंत्रित किया, और हमारे बीच में अपने बड़े भाई अमिंदर बिष्ट जी, जोश सिंह बिष्ट जी और जयप्रकाश नौटियाल जी, आप सभी का मैं स्वस्थ और मंगल जीवन की कामना करता हूं। और सुनील जी, ये आपदा का समय है और शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, और इस संकट की घड़ी में हम सबको मिलजुल कर इस विपत्ति का सामना करना है, मुकाबला करना है। और साथ ही मैं सबसे पहले ये भी कहना चाहूंगा कि इस समय हम सबको एक दूसरे का सहयोग अपने आस पड़ोस से, अपने गली मोहल्ले से शुरू करना है और अपने क्षेत्र में करना है। ये कोरोना काल का जो दूसरी लहर का संकट है, ये बहुत हावी हो गया है। और अभी अभी आपने देखा होगा कि जैसे किट के संदीप नौटियाल और ग्राम सभा मेड मल्ला के
के बीच से निकल गए चकमा देके। मैं ये बहुत ही दुखद घटना है और इसके लिए हम सबको सजग रहना है। मैं धनोल्टी विधानसभा की सम्मानित जनता की इस संकट काल में हम सब एक दूसरे का सहयोग करें। ठीक है गौड़ जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं फिर एक बार आपसे जुड़ूंगा। हाँ, इसी बीच हमारे साथ आमेंद्र बिष्ट जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल के सदस्य हैं, और जो सबसे बड़ी, मैं हीरामणि गौड़ जी को रोकना चाहूंगा, और आप जिला नियोजन समिति टिहरी गढ़वाल के सदस्य भी हैं, और कहीं ना कहीं जो जिले की तमाम जो गतिविधियां हैं उनमें आप मुख्य भूमिका में है। आमेंद्र बिष्ट जी, किस प्रकार से ले रहे हो? धनोल्टी आज पूरा कोरोना से जूझ रहा है। मैं धनोल्टी की बात, तो ऐसे तो पूरा उत्तराखंड जूझ रहा है, मैं धनोल्टी की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज हम धनोल्टी के इस खास कार्यक्रम को लेकर के आए हैं। किस प्रकार से आप लेते हैं, और क्या इस समय जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, लाचार व्यवस्थाएं सामने नजर आ रही हैं और बिल्कुल हाथ पैर फूल चुके हैं शासन प्रशासन के, किस प्रकार से इस पर कार्य किया जाना चाहिए? क्योंकि आप तो जिला पंचायत की बैठक के मुख्य अग्रिम है, क्या कहना चाहोगे आप इस संबंध में? बिष्ट जी, आवाज नहीं आ रही आपकी ना, माइक म्यूट हो रखा आपका। माइक म्यूट है, माइक बिष्ट जी का माइक खोल दो बिष्ट जी। माइक खोल दो नीचे से। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। इसी बीच में भवन अतुल भाजपा से पूछे, युवा का टीका कब लगेगा? विधायक अपने बेटे का टीका लगा दिया और जनता के साथ भेदभाव में क्यों? भाजपा झूठ और जुमले की सरकार है। दिनेश रावत, आमेंद्र भाई साहब दिल्ली मॉडल की बात मत करना प्लीज। बहुत सुंदर भाई, जौनपुर की हालत अभी बहुत गंभीर बनी हुई है, लेकिन ब्लॉक के अंदर एक भी हॉस्पिटल नहीं है, अभी कोविड की सुविधा नहीं बन पा रही है। तमाम लोगों के हमारे कमेंट भी आ रहे हैं। मैं आमेंद्र बिष्ट जी से कहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही आमेंद्र भाई, एक बार आप चेक कर लें, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप एक बार आप लीड हटा के बात करें आमेंद्र भाई, लीड हटा के बात करें। माइक म्यूट करके एक बार फिर खोले ना उसको। आपने म्यूट हटा दिया, माइक म्यूट हटा दिया, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आमेंद्र बिष्ट जी की आवाज नहीं आ पा रही है। एक बार आप फिर से जुड़ जाओ भाई जी, आमेंद्र जी आप एक बार फिर से जुड़ जाओ, एक बार फिर से जुड़ जाओ। इसी बीच मैं फिर से हीरामणि गौड़ जी के पास जाना चाहूंगा। गौड़ जी, मैं अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से कहूंगा कि जो सिंह बिष्ट जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आप उन्हें भी जोड़ दें। जो हमारा टेक्निकल टीम है जो पूरा कार्य देख रही है, मैं कहूंगा वह जो सिंह बिष्ट जी को भी जोड़ दें। और गौड़ जी, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप हालत को देख रहे हैं, हालत बद से बदतर बनते जा रहे हैं लगातार। हम लोग जिस हालत में आज हैं, क्योंकि हमें एक तो जो सबसे बड़ी बात है कि हमें गाइडलाइन मानने की आवश्यकता है। आज विवाह समारोह की अगर बात की जाए तो उसमें 25 की संख्या निर्धारित की जा चुकी है, और हालत को देखते हुए मुझे लगता है ये संख्या घटने की संभावना है। लेकिन लोग जिस प्रकार से धनोल्टी विधानसभा के गांव गांव जाकर के भीड़ मचाने का काम कर रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहोगे गौड़ जी, हीरामणि गौड़ जी? आमेंद्र भाई, हेलो आमेंद्र भाई, आवाज नहीं आ रही है आपकी। लगता है नेट कनेक्टिविटी टूट रही है सभी लोगों की, सभी लोगों की। दीपक चमोली जी के कमेंट आ रहे हैं। देव भट्ट जी, सजवान जी, इस समय एक दूसरे पर समस्या को थोपने की बात नहीं है। MS भंडारी जी, मन्नू ठाकुर जी, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप लोग अपने कमेंट करते रहे, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंटों का भी जवाब यहाँ पर दिया जाए।
तो जयप्रकाश नौटियाल जी आप जुड़े हुए हैं, आप एक तो टैक्सी यूनियन से भी जुड़े हुए हैं, तो वर्तमान में आप सबसे बड़ी समस्या ये बताएं किस प्रकार से जो टैक्सी यूनियन के लोग हैं उन्हें क्या समस्याएं खड़ी हो रही हैं? सजवान जी, इसमें तो टैक्सी यूनियन की तो कमर ही टूट गई है। 2 साल हो गया है, 2 साल से हमारे टैक्सी यूनियन का व्यवसाय पूरे उत्तराखंड में ही, पहले तो पूरे देश में, लेकिन पूरे उत्तराखंड की बात करूंगा तो पूरे उत्तराखंड में हमारा टैक्सी यूनियन का व्यवसाय बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारे कई टैक्सी यूनियन के भाइयों ने गाड़ियां किस्तों पे लाई थी। कंपनियों ने कुछ दिन की छूट दे दी, लेकिन क्या करा, 3 महीने की किस्त को जोड़ के फिर वापस उसमें ब्याज लगा के और अब किस्त लेना चालू कर दिया है। तो बड़ी दिक्कत है, यात्रा चल नहीं पा रही है। 2 साल हो गए, 2 साल से युवा घर पे बैठे हैं, परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है और सरकार जो है इसमें कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रही। पिछली बार के सीएम साहब ने क्या करा, 6 महीने का टैक्स माफ कर दिया, लेकिन 2 साल हो गए, 2 साल से हम टैक्स घर से भर रहे हैं, कोई कमाई नहीं हो रही है। आजकल थोड़ा शादियों में थोड़ा बहुत काम चलना शुरू हुआ था, लेकिन ये फिर कोरोना महामारी चल गई है। अब 20-25 आदमियों की गाइडलाइन आ गई है, तो इसमें गाइडलाइन का पालन भी करना है और इस बीमारी से बचना भी है। तो इस प्रकार से जो है युवा बड़ी मुश्किल से अपना रोजगार जोड़ा था, सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है, तो उसके बाद अपना रोजगार करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी जो है इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, कोरोना महामारी। और सरकार, विशेषकर सरकार का जो है रवैया थोड़ा टैक्सी यूनियन या टैक्सी वालों के साथ अच्छा नहीं है, थोड़ा इनको साथ लेके चलने का काम नहीं कर रही है। और अभी भी हमारी टैक्सी यूनियन इस बीमारी में कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ चल रही है। आज मैं अपनी थत्यूड़ टैक्सी यूनियन की बात करता हूँ, हमने कम से कम 15 टैक्सियां जो है कोरोना महामारी पे लगाई है और 15 टैक्सी हमारी इस समय कोरोना एम्बुलेंस पे चल रही है, जिनमें सिर्फ सरकार तेल दे रही है। बाकी तो बाद में क्या होता है, आर्थिक आपात लगेगा तो कुछ मिलने वाला भी नहीं है। लेकिन हमने इसमें भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाया है। इसके एवज में मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि थोड़ा टैक्सी वालों के बारे में भी कुछ सोचें, कि हमारे जो बेरोजगार भाई हैं जो अपनी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा कंपनियों को भी गाइडलाइन दें, बैंकों को भी गाइडलाइन दें कि थोड़ा ईएमआई पर थोड़ा छूट दें, फिलहाल थोड़ा टैक्स में भी छूट दे दें तो अच्छा रहेगा। यही है टैक्सी वालों की तो ये दिक्कतें हैं। टैक्सी यूनियन से बिल्कुल बहुत अच्छी आवाज है, पूरे उत्तराखंड की आवाज है कि जिस प्रकार से वर्तमान में कोविड का दौर विगत 1.5 सालों से लोग झेल रहे हैं, लोग अपने घरों पर है, टैक्सियां नहीं चल पा रही हैं और जो टैक्स है, ईएमआई है, इस पर छूट होनी चाहिए। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व ब्लॉक प्रमुख थौलदार जो सिंह बिष्ट जी भी जुड़ गए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है बिष्ट जी। आज नेट कनेक्टिविटी के कारण थोड़ा दिक्कतें खड़ी हो रही है। मैं अमेंद्र भाई से कहना चाहूंगा, अब आवाज आ रही है थोड़ा? आप अमेंद्र बिष्ट जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही भाई जी। इसी बीच में जो सिंह बिष्ट जी से कहना चाहूंगा, जो सिंह बिष्ट जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और जो सबसे बड़ी बात है कि जो सिंह बिष्ट जी कट गया, असली कैंची थी इसकी। आमेंद्र भाई आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। आप जब पहले स्टार्टिंग में वेटिंग रूम में थे तब तो आपकी आवाज आ रही थी, अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं इसी बीच हीरामणि गौड़ जी जुड़ चुके हैं। हीरामणि गौड़ जी, मैं आपसे सवाल भी कर रहा था कि जिस प्रकार से जो दिक्कतें हैं आप लोग देख रहे हैं, ये तमाम दिक्कतें सामने नजर आ रही है। वर्तमान में कोई पार्टी वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है। कोविड जो महामारी है ये वर्तमान में अपना भयावह रूप ले चुकी है, आप देख रहे हैं। बीएल नौटियाल जी ये लिख रहे हैं, मोलदार प्रधान कमल नौटियाल जी ने बिना सूचना के कोई व्यक्ति गांव से बाहर नहीं जाएगा और ना ही कोई आवाजाही करेगा। बिल्कुल बहुत सही आप लिख रहे हैं बीएल नौटियाल जी। गौड़ जी आप क्या कहना चाहोगे इस संबंध में? हीरामणि गौड़ जी। बिल्कुल सही। सतर्क रहने की आवश्यकता है और आजकल गांव-गांव में जुकाम और बुखार आम चीज हो गई है। गांव के लगभग जो है 50% लोगों को बुखार और जुकाम है, किंतु लोग इससे परहेज नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भाई अपड़ो खूंगू तो बल खूंगू और हैंको को खूंगू करूं कोरोना घूंगू। तो मैं इसमें भी जनता से ये निवेदन करता हूं कि सजग रहें
और जो भी खांसी जुकाम या बुखार से ग्रसित है वो अपने आप अलग रूम में रहे, परिवार से अलग रहे, गांव से अलग रहे। ये इस समय जो हमारे चलो गौड़ जी, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि सब लोग जो है ऐसी स्थिति में, ये ऐसी बीमारी नहीं है कि हम चलो शायद नेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक बार फिर से अमेंद्र बिज जी के पास जा रहा हूं। अमेंद्र जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है अमेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं जोश सिंह बिज जी से कहना चाहूंगा, जोश सिंह बिज जी, जोश सिंह बिज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हमारे साथ? हाँ बिल्कुल आ रही है जोश सिंह बिज जी, आपकी आवाज आ रही है जी। जी। बिज जी, आप कैमरे पे आए, पहले कैमरे पे। कैमरे पर तो हूँ, अब यहाँ कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी तो अलग बात है। चलो मैं आपसे कहना चाहूंगा बिज जी, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं उत्तराखंड की तो हालत बिल्कुल आज की डेट में बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन मैं अगर धनोल्टी विधानसभा की बात भी करूं तो जिस प्रकार से बढ़ता हुआ कोरोना संक्रमण आप लोग देख रहे हैं, आपके संज्ञान में सारा मामला है। गांव के गांव आज जुकाम बुखार से पीड़ित हैं और आपके पास भी कई फोन आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप बिष्ट जी? मैं जब पहली बात कह रहा हूँ, सरकार दावे बड़े बड़े कर रही है दिल्ली से लेकर देहरादून तक। तो पहली दिक्कत है कनेक्टिविटी की दिक्कत है, जिससे कि हम लोग बहुत देर से कनेक्ट हो रहे हैं। आपने इस डिबेट को धनोल्टी के परिप्रेक्ष्य में शुरू किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं देर से जुड़ा क्योंकि ये तीसरा फोन है जिस पर मैं जुड़ पाया, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी की गड़बड़ रही। रहा सवाल धनोल्टी में कोरोना का कहर, तो ये कोई अचानक से नहीं आया। पहला साल देखने का, समझने का, सीखने का, व्यवस्थाएं बनाने का साल हो सकता है। लेकिन जब कोरोना चरम पर था उस समय भी वैज्ञानिक बोल रहे थे कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी, और उस दूसरी लहर के जब पिछले साल सितंबर में कोरोना का कहर थमा, नियंत्रित हुआ, तो सरकार को जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए केंद्र सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर और जिला स्तर पर, कोई सरकार का जिम्मेदार प्रतिनिधि आकर के हमें इस बात से संतुष्ट कर दे कि हमने अपना काम सितंबर से लेकर और जब फरवरी में दोबारा से ये कोरोना का शुरू हुआ, हमने अपना काम जिम्मेदारी से किसी ने, सबने कहा साहब कोरोना खत्म हो गया, अब कोरोना नहीं। सबसे पहली बात है, देश में जो कोरोना आया वो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट रोक नहीं रखी आया। उत्तराखंड में जो कोरोना आया, जो दिल्ली और बाहरी राज्यों से लोगों के आने के बाद जो सीमा पर स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी और उसको स्क्रीनिंग ठीक ढंग से नहीं हुई, और यहाँ पर जो कुंभ का आयोजन हुआ है उसमें जितनी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सरकार का रहा, वो दो बड़े कारण है। और उसके बाद हरिद्वार से, देहरादून से जो लोग, हम टिहरी जिले के निवासी हैं और धनोल्टी विधानसभा का चाहे जौनपुर ब्लॉक हो चाहे धौलधार ब्लॉक हो, हमारा टोटल मूवमेंट टिहरी धनोल्टी विधानसभा से, इन दोनों ब्लॉक से देहरादून जिले से जुड़ा हुआ, चाहे मसूरी हो और चाहे वो देहरादून। तो मसूरी और देहरादून में जो आवत जावत हमारी है, उस आवत जावत में जो हमारे सीमा क्षेत्र हैं, मैंने अपने जिलाधिकारी जी को बाकायदा लिख करके दिया था कि केवल भद्रकाली नहीं, केवल भलुवाला नहीं जो देवप्रयाग की तरफ जाती है सड़क और जो चंबा की तरफ जाती है, बल्कि कुमालडा, सुवाखोली और ये जो मसूरी से हम केमटी के लिए उतरते हैं और उधर से विकास नगर से जो हम यमुना पुल पर आते हैं, इतने जो हमारे एंट्री पॉइंट है, इन एंट्री पॉइंट पर इतनी व्यवस्था बनाइए कि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति अंदर नहीं जा पाए। बात क्या है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जिनको शादी ब्याह में आना है, जिनको अपने किसी और काम से आना है, जिनको घूमने फिरने के लिए आना है, वो लोग
अब खुलासे हो रहे हैं कि पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर जो लोग आए वो उस टेम्परेचर नापने वाली मशीन की पकड़ में ना आए कि बुखार है, उनको बिठाया न जाए, पैरासीटामोल खा करके आए। तो ऐसे यहाँ पर भी तो हो रहा होगा हमारे जिले के बॉर्डर पर। और इस समय तो मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा टेम्परेचर भी नहीं नापा जा रहा है। मैं अभी जिस दिन कंडाल गांव में आपदा आई तो उसके दूसरे दिन जब गया तो मेरे से आधार कार्ड का नंबर तो जरूर मांगा गया, लेकिन टेम्परेचर गन नहीं लगाई गई। तो वहां पर मैंने कहा भाई आप जो भी व्यवस्था बनाओगे हम इस व्यवस्था के साथ हैं। हम सरकार के काम में बाधा नहीं और हम कोई फालतू की नेतागिरी नहीं करेंगे, हम सहयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर से कोरोना का कोई व्यक्ति अंदर न घुसे वो व्यवस्था ठीक नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, शादी ब्याह में जिस ढंग से भीड़ इकट्ठी हो रही है, 25 और 50 की परमिशन और 500 और 1000 लोग इकट्ठे होकर के जिस ढंग से आपस में बगैर मास्क लगाए एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, आपस में नाच रहे हैं, और उनके बीच में अगर एक दो भी कोरोना के संक्रमित लोग होंगे तो वो सैकड़ों लोगों तक जो है इस कोरोना को फैला रहे हैं। तो इस पर प्रशासनिक स्तर पर क्या नियंत्रण? आजकल एक नया शब्द आ गया है, सिस्टम। सिस्टम कौन? अरे इस समय काम अगर जो भी थोड़ा बहुत कर रहा है वो सिस्टम ही कर रहा है, सरकार नहीं कर रही है। सरकार ने अगर काम किया होता, एक दिन बड़ा शोर मचा था कि साहब प्रत्येक जिले के लिए एक प्रभारी मंत्री नियुक्त होते। इस बात को हुए 10 दिन। 10 दिन में केवल टिहरी जिले में नहीं बल्कि किस जिले में किसी प्रभारी मंत्री ने कोई इफेक्टिव काम करके दिखाया उनके नामित होने के बाद? जिले की व्यवस्था में क्या सुधार आया? और आज हालत ये हो गई कि देहरादून देश के 10 सबसे अधिक संक्रमित शहरों की श्रेणी में शामिल हो गया। सरकार दावे बड़े कर रही है और मुझे तकलीफ इस बात की है। मैं कल एक ट्वीट देख रहा था, सहारनपुर के एक आदमी ने अपनी फोटो हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ डाल करके जब कहा कि हमको धन्यवाद तीरथ सिंह रावत जी, आपने सहारनपुर के लिए 500 सिलेंडर देने का आदेश दिया हमारे। हमारे लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। नरेंद्र नगर जो टिहरी जिले का कोविड कंट्रोल हॉस्पिटल है, वहां पर लोग ऑक्सीजन जो हमारे यहाँ के भर्ती हैं लोग, उनके फोन आते हैं कि साहब ऑक्सीजन निकाल दो। यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आ रहे थे। यहाँ पर जो है कि सफाई की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट वगैरह बहुत गंदे हैं। इन सब चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उसका कारण है कि लोग जो अस्पताल में जा रहे हैं वो ठीक होकर के वापस आने के बजाय उनमें से अधिकांश लोग वहां से परलोक से गए। ये बड़ी चिंता की बात है। लोग इतने डर गए हैं कि जब हम लोगों के मरने की खबरें फेसबुक पर डाल करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, हमारे बहुत सारे साथियों ने सुझाव दिया कि जिस इस ढंग की पोस्ट डालने से जो मरीज है वो घबरा रहा है। हालात इतने बेकाबू। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो गांव में लोग हैं जिनको बुखार आ रहा है, अब बुखार वो वायरल भी हो सकता है, बुखार वो टाइफाइड का भी हो सकता है, बुखार वो कोरोना का भी हो सकता है, तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि जिसको बुखार आता है सबसे पहले तो अपने को आइसोलेट कर। सरकार के भरोसे रहेंगे। हीरामणि गौड़ जी की बात बहुत कम सुन पाया। वो तो कहेंगे कि वहाँ उनके अध्यक्ष हैं ब्लॉक के, तो उन्होंने तो अच्छा अच्छा ही कहना है, खराब में भी अच्छा कहना है, गलत भी करेंगे तब भी उसको सही ठहराना है। लेकिन हकीकत में इस समय हमको एक नागरिक बन करके जो सही है उसको सही कहना पड़ेगा। जो अच्छा करने वाले अधिकारी हैं उनको शाबाशी देनी पड़ेगी और जो नहीं कर रहे हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि आप अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से करो। एक तो ये है, और उसके साथ सरकार को भी चेताना पड़ेगा, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर ये कहेंगे कि पैसे की कमी, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि पैसे की बंदरबांदी। बहुत सारे जो कि पुष्ट नहीं है मेरे पास, मैं प्रमाणिक नहीं है, बातचीत में है चीजें। मैंने श्रीनगर जो मेडिकल कॉलेज है उसका एक ऑडियो सुना, वो चिंताजनक है। मैंने कल अपने एक मित्र से बात की, उनका बेटा देहरादून के एक अस्पताल में आजकल कोविड अस्पताल में ड्यूटी कर रहा है। उन्होंने जो वहाँ का बताया कि अंदर कोई देखने नहीं जा रहा है डॉक्टर। हम लोग वो जूनियर डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि हम में थोड़ी बहुत नैतिकता है और हम इसलिए देखने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर डॉक्टर बोले कि जाओ मत, 4th क्लास देख रहा है मरीज। तो ऐसे में ये जो संक्रमण बढ़ रहा है, धनौल्टी में हालात ठीक नहीं है। बिच्छू, बैट, श्यामासारी, सौंती और उसके बाद क्यारी, क्यारसी में तो हमने टीम भिजवाई, वहाँ लोगों ने जांच नहीं कराई। और उसके बाद उल्टन और अगिंडा की भी मैंने बात सुनी कि वहाँ पे लोग बुखार से पीड़ित थे। और जगह से भी समाचार आ रहे हैं कि
तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है पहले लोगों से, कृपा करके लोग बुखार को छुपाए नहीं, क्योंकि कल रात मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी जब बरोड़ी गांव का नितेश नाम का एक नौजवान रात को उसकी सांसें रुकने लगी, तो उसको बरोड़ी से अस्पताल पहुंचाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करने में मुझे ठीक 1.5 से पौने 2 घंटे, कोई अपनी गाड़ी देने को तैयार नहीं है। तो एक तो यह है कि जिनकी तबीयत खराब है वो रात को 10 बजे के बाद फोन घनघनाने के बजाय हम लोगों के कृपा करके दिन में समय पर अस्पताल पहुंचिए, और हमको रात को हमारी परीक्षा लेने की इस कठिन घड़ी में इसलिए कोशिश मत करिए, मेरी या चाहे अमिंदर बिष्ट चाहे हीरामणि गौड़, क्योंकि हम लोग भी आपकी तरह इंसान है, हमको भी फोन करके किसी को कहना है, ऐसे हालत में कहीं जाना भी संभव नहीं है। इसलिए जिन जिन लोगों को परेशानी है वो अपना इलाज के बारे में खुद चौकस रहे। और आजकल मैं कल देख रहा था एक किसी डॉक्टर ने एक बड़े न्यूज चैनल पर कोरोना से प्राथमिक उपचार की जो बातें बताई, दवाइयाँ बताई, उन दवाइयों अगर किसी को बुखार आता है तो उन दवाइयों का शुरू से ही उपयोग करेंगे, और कोरोना गले से नीचे अगर लंग्स पर नहीं उतरेगा तो 1 हफ्ते में बहुत सरलता से आदमी घर में ठीक हो रहा है। तो इसलिए बुखार को छुपाए नहीं और सही दवाइयों का प्रयोग करके अपने को ठीक करिए। रहा एक और चिंता की बात है, मैंने कल जब गाड़ी की व्यवस्था की बात आई, मैंने 4 अधिकारियों को फोन किया, उन 4 में से 2 लोगों ने फोन उठाया और 2 जिम्मेदार अधिकारियों ने फोन। टिहरी जिले में जो जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी हैं वो अपना काम कुछ लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं, और जब हम उस पर सवाल कर रहे हैं तो कुछ लोग धमकाने भी लगे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उन अधिकारियों से जो काम ठीक नहीं कर रहे हैं और जो हमारे सवाल उठाने पर भाजपा की सरकार के नेताओं की तरह धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमने 40 साल का राजनीति में जीवन हो गया, ऐसे धमकाने से मैं या मेरे बहुत सारे साथी चाहे वो नौजवान कोई नहीं डरेगा। हम लोग जनहित के सवाल उठाएंगे, उनके लिए आपको तंग करेंगे। अगर कोई अधिकारी बड़े पद पर है, उस कुर्सी का आनंद वो लेता है, तो उस समय उस परेशानी को उठाने की भी जिम्मेदारी होती है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे जो साथी हैं मैं उनकी बात भी सुनूंगा, और कुछ और चीजें होंगी तो तब अपनी बात रखूंगा। बिष्ट जी, क्योंकि अभी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते कुछ लोग हमसे हट चुके हैं, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं। आप काफी अनुभवी भी हैं और समाज से भी जुड़े रहते हैं लगातार। जिस प्रकार से 18 साल से ऊपर जो वैक्सीनेशन होना था, वैसे तो ये सवाल हमने सरकार के जो आदमी हमारे साथ बैठे थे पक्ष के उनसे पूछना था, लेकिन मैं सवाल आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक जानकारी ले रहा हूं आपसे कि 18 साल से ऊपर जो वैक्सीनेशन होना था वो 1 मई से शुरू होना था सरकार का, लेकिन वो वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, वो शुरुआत नहीं हुई है उसकी। कि आप क्या रखना चाहोगे इसमें अपनी बात? आपको पहले भी जानकारी देता हूँ, सरकार ने अपनी आदत के मुताबिक लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ से करना है। हमारे पास क्या एक जो वैक्सीन तो केंद्र सरकार ने जो ऑर्डर दिया है 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। और लोग अपने मोबाइल थोड़ा म्यूट कर लें, और लोग म्यूट कर लें थोड़ा मोबाइल। जी बिष्ट जी कहिए। मैंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वैक्सीन बना रही है, उनको पहले जो ऑर्डर भारत सरकार के हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कहा है कि 15 मई तक मैं केंद्र सरकार के ऑर्डर को पूरा करूंगा, और केंद्र सरकार ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर के मुताबिक 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी है। राज्य सरकारों के ऑर्डर की सप्लाई 15 तारीख के बाद, मई के बाद। एक तरीका हो सकता है कि जिन राज्यों में 45 साल से ऊपर के लोगों को अधिकांश बहुतायत संख्या में अगर वैक्सीनेशन हो गया, और इस समय जिस तरीके से 45 साल से नीचे के लोगों पर ज्यादा कोरोना का असर दिखाई दे रहा है, तो ये राज्य सरकार केंद्र सरकार से बातचीत करके उस वैक्सीन का उपयोग 18 से 45 साल के लोगों को लगाने पर कर सकती है, जो कि अभी तक सरकार ने इस पर विचार नहीं किया। और जब इनको वैक्सीन 15 तारीख के बाद मिलनी शुरू होगी तो किस राज्य का कब नंबर आता है अलग बात है। वैसे मैं सुन रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 18 साल के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू होगी, बहुत छोटी मात्रा में, लेकिन उत्तराखंड में अभी शुरू होगी ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। लेकिन सरकार फिर भी जुमलेबाजी से बाज नहीं आ रही। कल एक अखबार में खबर आई कि मुख्यमंत्री जी ने
18 से 45 साल के लोगों की वैक्सीनेशन के लिए 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए। अरे रुपए तो जारी करो, वैक्सीन है कहाँ? और एक जानकारी और दे देता हूँ, 1,32,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 5,500 जो ऑक्सीजन रेटिंग मशीन, और तकरीबन 3,500 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर और 300 टन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट स्वास्थ्य संबंधी, ये 25 फ्लाइट में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने विदेशों से मदद के रूप में मंगाए। 1 मई से ये सारा सामान दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस न मिलने के कारण अभी तक अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रहा है। ये ऐसा सर्टिफिकेट, ऐसा एफिडेविट भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया। मैं ऐसे किसी गप के आधार पर नहीं बोलूंगा। तो जब सरकार की जवाबदेही अपने आप में इतनी गैर जिम्मेदाराना दिखाई दे रही है, तो फिर तंत्र भी वैसे ही होगा। तो ये वैक्सीन अगर लग जाती लोगों को, अभी वैक्सीन लगते लगते, सुखवान जी मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, मेरा जो असेसमेंट है कि पूरे देश में लोगों को वैक्सीन लगने में 1 से 1.5 साल लगेगा। और अब जो कल के अखबार में एक खबर थी कि तीसरी लहर भी आने वाली सरकार कह रही है, हमें नहीं पता कब आएगी। और साथ में उसके साथ एक सब हेडिंग था कि इसका असर बच्चों पर ज्यादा होगा। तो भाई ये कैसी बीमारी है कि पहले इसने बूढ़ों को अटैक किया, फिर ये सेकेंड वेव में जो है कि जवानों को कर रही है, और थर्ड वेव में बच्चों को करेगी। तो ये समझ नहीं आ रहा है। और अगर सरकार इतना जानती है कि ऐसा ऐसा होगा, तो फिर तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए थी। सरकार की कहीं तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। केवल अखबारों में कि साहब ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन हम देहरादून में रोज ऐसे लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। जब लोग कहते हैं साहब हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन बेड चाहिए, हम 20 फोन करते हैं, कहीं बेड उपलब्ध नहीं है। हमारे पेशेंट को वेंटिलेटर चाहिए, हम 20 फोन करते हैं, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही, लेकिन लोगों के लिए अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा जो इसके लाइफ सेविंग ड्रग है, आज उनकी कालाबाजारी हो रही है। तो न सरकार कालाबाजारी पर नियंत्रण कर पा रही है, न सरकार बीमारी पर नियंत्रण कर पा रही है, न सरकार वैक्सीन जो है कि समय से लगा पा रही है, न सरकार जो है लोगों को ये भरोसा दिला पा रही है कि हम तुम्हारे स्वास्थ्य की हमारी जिम्मेदारी। जो भारत का संविधान है उसके आर्टिकल 21 में ये साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। इसमें सरकार की फेल हो रही है। धनोल्टी में हालात एक हमारे एसडीएम साहब हैं, वो प्रोबेशन पीरियड में है, लेकिन उनके पास केवल धनोल्टी नहीं है, उनके पास उधर टिहरी तहसील है, क्योंकि जो जुआठा जी हैं, मुझे ये जानकारी मिली आज सुबह कि उनके 2 बच्चों को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया, वो क्वारंटीन। तो एक आदमी के पास कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, तो फिर उस दशा में वो भी इस कठिन समय में जबकि वर्कलोड डबल और ट्रिपल हो, कितना काम कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आज सुबह मुझे एक फोन आया नैनबाग से, नहीं कल शाम एक फोन आया नैनबाग से कि वहां पर नैनबाग में अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो कागजों में तो हैं, लेकिन धरातल पर मौके पर डॉक्टर वहां पर नहीं है। कौन देखेगा इसको? जो तंत्र है, जो लोग निर्वाचित प्रतिनिधि है, उनको इसको देखना चाहिए, जिनकी सरकार है उनको देखना चाहिए, और जिनको सरकार ने जिम्मेदारी है उनको देखना चाहिए। इन सब चीजों पर अगर नजर नहीं होगी, और गांव में जिन गांव में लोग बुखार से पीड़ित हैं उस पर अगर फौरी तौर पर कोई काम नहीं किया जाएगा, तो तकरीबन 25 से ज्यादा गांव जौनपुर ब्लॉक के मेरे नजर में है जिनमें बुखार से लोग पीड़ित हैं, और लोग जो है कि डर रहे हैं सैंपल देने में, जांच कराने में, ताकि कहीं कोरोना न निकले और फिर हमारा क्या होगा। एक हुई है। दूसरा, मुझे एक जानकारी और मिली आज सुबह कि जिनके घरों में शादियां हैं वो बोल रहे हैं कि साहब इन्होंने जांच क्यों कराई, हमारे यहाँ शादी का उत्सव जो है खराब हो। तो मैं उन शादी वाले भाइयों से बहुत हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि भैया आप हमारी बात से भले नाराज हो जाना, लेकिन शादी में बड़ा उत्सव करके क्षेत्र में कोरोना फैलाने का जी बिष्ट जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बिष्ट जी, हीरामणि गौड़ जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हीरामणि गौड़ जी, एक बार फिर से। गौड़ जी, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से थत्यूड़ की बात की जाए, कंडीसौड़ अस्पताल की बात की जाए, या धनोल्टी अस्पताल की बात की जाए, केएमटी अस्पताल की बात की जाए, या नैनबाग अस्पताल की बात की जाए, ये जो अस्पताल हमारे हैं गौड़ जी, यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हैं, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से जो हमारे
कोविड के पेशेंट हैं उन्हें लगातार रेफर किया जा रहा है। इन अस्पतालों में बिल्कुल भी ऑक्सीजन की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप स्वयं घटना कल की बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो मेड गांव के भगवती है या किट गांव के जो युवक थे वो ऑक्सीजन के बिना उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो आप किस प्रकार से इसमें अपनी बात को रखेंगे सरकार तक, हीरामणि गौड़ जी? हीरामणि गौड़ जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है नेट कनेक्टिविटी के कारण नेट आवाज नहीं कनेक्टिविटी पहुंच की पा रही प्रॉब्लम है। है शायद वहाँ, हाँ, तो मैं जयप्रकाश जी आपसे कहना चाहूंगा, आप माननीय विधायक जो धनोल्टी हैं प्रीतम पंवार जी, उनका भी आप पक्ष ले रहे हैं आज इस बैठक में जो हमारी यह खास चर्चा है। आप जो विधायक जी हैं आखिर में, क्योंकि जनता वर्तमान में काफी परेशान है कोविड को देखते हुए, ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, मैं कह रहा था कि ये जो तमाम सवाल खड़े होते हैं, ना थत्यूड़ अस्पताल में आज ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना कंडीसौड़ में ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना नैनबाग में, ना सकलाना में, ना केएमटी में। ये सबसे बड़ी समस्या है आज की स्थिति में। तो किस प्रकार से माननीय विधायक जी इसमें अपना एक्शन ले रहे हैं? जी 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 सजवान जी, सर्वप्रथम मैं बिष्ट जी को नमस्कार करूंगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस से आपके साथ डिबेट में बैठा हूं, आपके साथ इस वार्ता में बैठा हूं। देखिए सजवान जी, इसमें राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। महामारी है, ये हर पार्टी हर दल के लिए आएगी, ये किसी एक के लिए नहीं आएगी। बिष्ट जी, मैं आपको भी बताऊंगा कि यहाँ पर जो थत्यूड़ हॉस्पिटल की कंडीशन है, यहाँ पर न तो आईसीयू बेड तो बड़ी बात है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था पूरी ढंग से नहीं है। मैं कल जो हमने देखा है यहाँ पर जो 2 युवा यहाँ पर बिल्कुल जवान युवा 30-32 साल के थे बेचारे, उनको जब तक अंदर ऑक्सीजन दी है हॉस्पिटल के अंदर तब तक तो वो उनकी ऑक्सीजन लेवल 90 पार हो गया था, लेकिन लास्ट में रेफर जब ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने की उसमें था तो उनको रेफर करना पड़ा, हॉस्पिटल की मजबूरी थी। तो जैसे रेफर करा तो ज्यादा 2-3 किलोमीटर जाने के बाद ही उनका दम टूट गया बिना ऑक्सीजन के। तो ये बड़ी समस्या है। मैंने माननीय विधायक जी से भी इस पर बात करी थी कल। मैंने कहा विधायक जी, इसमें क्या होना है, जनता की समस्या है, कोई राजनीतिक बात नहीं है। तो विधायक जी ने भी यहाँ पर अभी अपने विधायक कोटे से 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति करी है हमारी इस विधानसभा के लिए। इसमें थत्यूड़ जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डोगरा जी हैं, उनको भी कहा गया कि आप अपने हॉस्पिटल से जो डिमांडें हैं, आपको क्या चीज चाहिए, किस प्रकार के उपकरण चाहिए, उस प्रकार के उपकरणों के लिए आपको व्यवस्था दी जाएगी, आप अपनी डिमांड रखें। और उन्होंने भी अपनी डिमांड भेजी है और शायद जल्द ही पूरी हो जाएंगे। कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर या हो सकता है इसमें आईसीयू बेड तक की भी माननीय विधायक जी ने बोला है कि हम कोशिश करेंगे इसको पूरा करने की। और जहां तक क्षेत्र में बुखार की बात है, कुछ दोष हमारी जनता का भी है सजवाड़ जी। मैं कल का एक प्रकरण है, मैं यहाँ द्वारगढ़ गांव के प्रधान जी ने मुझे लिखित में व्हाट्सएप करके अपना जो है वहां पर टीम भेजने की बात कही है। मैंने माननीय विधायक जी से बात करी है कि विधायक जी वहां पर टीम भेजनी है, वहां पर गांव पूरा बुखार से पीड़ित है। लेकिन क्या करें, वहां आनन फानन में टीम गई भी है, ऐसा भी नहीं है। मैं डॉक्टर साहब को भी दोष नहीं दूंगा, उन्होंने भी टीम भेजी है। टीम गाँव में पहुंचती है तो वहां पर लोग उसका विरोध कर देते हैं। बड़ा दुख दयनीय विषय है कि यार आपके हित के लिए टीम भेजी है, वो कह रहे हैं किसने भेज दीजिए टीम, जबकि वहां प्रधान जी का मांग है कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी जाए। और टीम गई है, उसके बाद वहां पर डॉक्टर साहब का फोन आता है कि नौटियाल जी आपने यहाँ पर टीम भिजवा दी, यहाँ तो गांव वाले मारने पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन है। मैं जनता से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप डरे नहीं, जरूरी नहीं है कोरोना ही है, बुखार का वायरल भी चल रहा है, आपको दवाइयां दी जाएगी, आपका टेस्ट पॉजिटिव भी आता है फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, दवाई देंगे तो ठीक हो जाओगे ना। तो इस प्रकार की समस्याएं आ रही है। माननीय विधायक जी ने भी फिर कहा है कि देखो इस प्रकार से तो लोग बोल रहे हैं कि आप जबरदस्ती टीम भिजवा रहे हो, तो ये वाली दिक्कतें भी आ रही है क्षेत्र में। जनता से भी निवेदन है कि आप जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम आती तो उनको इलाज, उनको दवाइयां लें, उनसे टेस्ट करवाएं, नहीं होंगे तो नहीं पॉजिटिव जबरदस्ती थोड़ी आएंगे, ये भी वो है। तो इस प्रकार माननीय विधायक जी भी इसमें लगे हैं। अभी सीएमओ साहब से भी उनकी वार्ता चल रही है, यहाँ पर डॉक्टर साहब से बात चल रही है कि आप जो यहाँ पर जरूरी उपकरण है उनके लिए अपना मांग पत्र दें और आपको तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा, जितना विधायक जी से हो सकेगा
और बाकी सरकार भी इसमें करेगी कुछ, सरकार को भी करना चाहिए और कर रही होंगी। यहाँ पर हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, सरकार से कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे। जयप्रकाश जी, आशा है जी, जो जी, जी। विधायक जी ने 1 करोड़ रुपए की जो निधि कोविड के लिए यहाँ पर धनोल्टी विधानसभा के लिए दी है, कहीं ना कहीं उससे उपकरण आने चाहिए और कोविड के लिए ये पैसा खर्च होना चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हैं। हीरामणि जी, आवाज आ रही है मेरी? हीरामणि जी, आवाज आ रही है? हीरामणि जी, आवाज आ रही है क्या? नाराज लग रहे हैं आप। लग रहे हैं हीरामणि जी की आवाज नहीं आ पा रही है जी। जोश सिंह जी, मैं कनेक्टिविटी की दिक्कत भी है। मैं जोश सिंह, आ रही है हीरामणि जी आवाज? जी आ रही है। हाँ हीरामणि जी, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे कि जिस प्रकार से चाहे वो थत्यूड़ अस्पताल की बात की जाए, सीएससी थत्यूड़ की, चाहे नैनबाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए, चाहे केएमटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए, या सत्यों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए, यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। और वर्तमान में आप स्थिति देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा है। क्या कहना चाहोगे आप इस संबंध में? सरकार तक इस आवाज को उठाने का काम करोगे हीरामणि जी? बिल्कुल, मेरी बात हो रही है। परसों भी मैंने एसडीएम से और अपने जो भाजपा की सरकार है अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाया है और बहुत जल्दी इसमें कोई ना कोई निर्णय आने वाला है, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। बाकी मैं क्षेत्र में अभी गांव-गांव से सभी जनमानस से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ये बीमारी चल रही है इससे सावधान गांव वालों को खुद भी रहना है। अभी जयप्रकाश नौटियाल जी ने बिल्कुल सही कहा है कि यदि कोई टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम यदि गांव में जा रही है तो उसमें जो है लोग जो है विवाद खड़ा कर दे रहे हैं कि किसने भेजा है, किसने बताया, यहाँ किसी को कुछ नहीं है। और हमें तो नॉर्मल बुखार, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि भाई जो बुखार मुझे है वो तो नॉर्मल बुखार है, वो तो खांसी जुकाम जो होता ही है वो है। और जो दूसरा है, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई मेरा खुंगू तो खुंगू है और दूसरे का खुंगू जो है इस पे चढ़ा हुआ घुंगू है, कोरोना घुंगू है। तो ऐसा जो है गांव-गांव में ये सच्चाई है, ऐसा लोग गांव में कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये संकट का समय है और ऐसे समय पे आप सब लोग सजग रहें। जिस व्यक्ति को, परिवार में 10 सदस्य हैं और परिवार के अगर 2 सदस्यों को बुखार आता है तो वो कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा कलंक है। उसका हमें सामना करना है और परिवार के 8 लोगों को भी उनको सपोर्ट करना है कि आप अलग कमरे में रहें जब तक आपका बुखार ठीक नहीं हो जाता है। और उसके लिए जो छोटी मोटी मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो लाकर जो है उन्हें दें और कुछ दिन उन्हें कहें कि अब आप अपने घर से बाहर ना निकलें। ये सुनील जी इसमें सबसे बड़ी बात है। देखो, हम लोग जो है प्रश्न तो खड़े करेंगे, सरकार पे करेंगे, शासन पे करेंगे, प्रशासन पे करेंगे, लेकिन कुछ हम लोगों की अपनी भी जिम्मेवारियां हैं, उनको भी हमें निर्वहन करना है। अपने आप को भी जो है सजग रखना होगा। जी हीरामणि जी, बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है। वर्तमान का जो समय है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें गाइडलाइन मानने की आवश्यकता है, उन नियमों को मानने की आवश्यकता है जो शासन, प्रशासन और सरकार ने निर्धारित की हैं। हमें आवश्यकता है भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की। ये तमाम लोगों से अपील है, आप लोग भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल ना जाएं। और यदि हम लोग भीड़ भाड़ वाली जगह जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उस महामारी को अपने परिवार और अपने समाज तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने घर पर रहना है, जितना हो सके अपने घर पर रहें। सुनील जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो 2 युवा हम लोगों के बीच से निकले हैं वो उन्होंने बहुत समय का लॉस अपने घर पे ही किया है। वो हॉस्पिटल पर ठीक से पहुंच ही नहीं पाए हैं। हॉस्पिटल समय रहते, अगर शासन प्रशासन की कोई गलतियां होती तो हम उंगली उठाते, लेकिन निकले हैं उन्होंने बहुत समय अपने घर में ही जो है खराब कर दिया था। वो तब अंतिम समय में घर से निकले, घर से जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर चले या हॉस्पिटल की ओर चले, जब उनके पास समय ही नहीं था। जी रमणी जी, बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही कि जिस प्रकार से आज वर्तमान में लोग अपने घरों पर रह करके स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं है, लोग हल्के में ले रहे हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें। मैं जोसिंग बिष्ट जी के पास जाना चाहूंगा। गौड़ जी से मैं पूछना चाहूंगा, गौड़ जी सुनील जी, शायद गौड़ जी मेरी से मैं आवाज पूछना आप तक चाहूंगा, नहीं पहुंच पा रही है। गौड़ जी से पूछना चाहूंगा, क्या सरकार का दायित्व तो नहीं है कि यहाँ जैसे हमारा इतना 140 ग्राम पंचायतों का एक मुख्यालय थत्यूड़ है गौड़ जी, और यहाँ पर एक आईसीयू बेड विशेषकर तो आजकल तो होना ही चाहिए था, तो इस पे सरकार की भी तो थोड़ा कमी है गौड़ जी। शायद जयप्रकाश जी हाँ हीरामणि हाँ, गौड़ जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नहीं सुन रहे हैं गौड़ जी, गौड़ जी सुन रहे हैं? हीरामणि जी, आप आवाज सुन रहे हैं? जी, आवाज आ नहीं पा रही है आपकी। गौड़ जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सवाल था। जी हाँ गौड़ जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल होना चाहिए नोटियाल जी। जी गौड़ जी, यहाँ पर जो हॉस्पिटल है ये 140 ग्राम पंचायतों का मुख्यालय थत्यूड़ ब्लॉक, तो यहाँ पर एक आईसीयू बेड या इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी। यदि उस उन बालकों को यदि तुरंत ही ऑक्सीजन मिल जाती, एक दो घंटे ऑक्सीजन चलती तो शायद बच जाते हो। इतना हमें भी लग रहा है कि अगर उनको ऑक्सीजन लगातार मिलती रहती, जब ऑक्सीजन हटाई तुरंत उनको दूसरी गाड़ी में ऑक्सीजन, तो उससे उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल गिर गया। ऑक्सीजन यदि अंदर होती, आईसीयू बेड होता तो शायद ये जाने न जाती। सही कह रहे हैं। और मेरी जो है सरकार से बातचीत हो रही है। मैं अपने जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं ये बात वहां तक पहुंचा चुका हूं, और परसों मैंने जिलाधिकारी से भी इस संबंध में बात की थी। बहुत जल्दी इसमें कोई निर्णय आएगा। जी मैं आदरणीय जोश सिंह बिष्ट जी के पास जाना चाहूंगा। अभी सुरेश सिंह पंवार जी का भी एक कमेंट आ रहा है कि सभी वक्ताओं को सादर नमस्कार, मैं कोविड पेशेंट हूं। इस दौरान आदरणीय जोश सिंह बिष्ट जी व आमेंद्र भाई के द्वारा हमें जो मोटिवेशन मिला, हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सिंह पंवार जी आपका। बिष्ट जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोविड के बाद, एक कोविड की तो बात है, लेकिन आज जिस प्रकार से पहाड़ का युवा जो है, जो बेरोजगार हुआ है, पहाड़ का युवा जो मुंबई में, बाहर देशों में या कहीं भी रहता था, अपनी नौकरी करता था, अपना व्यवसाय करता था, वो आज घर पर है। उत्तराखंड में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, लेकिन हमेशा पलायन आयोग की बात हुई, पलायन आयोग बना भी, और लगातार इस पर लेकिन कभी भी ये काम सफल हो नहीं पाया। आज हमें मौका मिला है एक, कि हम लोग जिस पलायन आयोग की बात करते हैं, जिस पलायन की बात करते हैं, आज हमारा जो पहाड़ का युवा है वो पहाड़ लौट चुका है। यानी कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी आज पहाड़ में ही है। तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं? जोश सिंह बिष्ट जी, आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं, क्या आपके विचार रहेंगे इसमें? जोश सिंह बिष्ट जी। सवाल आपका बहुत अच्छा है सुखवंत साहब, लेकिन मैं अभी अपने दोनों मित्रों की बात सुन रहा था, जयप्रकाश नोटियाल जी की भी सुनी और हीरामणि गौड़ जी की सुनी। और हीरामणि गौड़ जी ने कहा लोगों की गलती है, लोगों को सचेत हो जाना चाहिए, उनको चाहिए, क्योंकि सरकार ने और मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनने का मतलब कि सरकार से अपनी जो निर्भरता है उसको खत्म करो, अपने बारे में खुद सोचो, अपना सब कुछ खुद करो। ठीक हो गया? तो इसलिए अब गांव के लोगों को इस बात से समझ जाना चाहिए कि मोदी जी के आत्मनिर्भर का मतलब क्या था। इसीलिए जो भी करना है, बुखार आए तो अपने बारे में खुद चिंता करो, आपको कोरोना हो जाए तो खुद चिंता करो, आप वायरल से हैं किससे हैं ये आपकी चिंता है। और मुझे ताजुब ये हुआ कि उस बात का असर उन लोगों तक भी पहुंच गया जो सेवाएं 24 आवर्स के लिए। कल रात नितेश के लिए जब अनिल बंदानी ने 108 पर फोन किया तो 108 के उस कर्मचारी ने जवाब दिया कि 108 सेवा केवल दिन में चलेगी, रात का चलना बंद हो गया है। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक बात थी। हमने किसी तरह व्यवस्था करी, जो थानाध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी गाड़ी भेज करके कराई, तो उस लड़के को वहां पर रात को ट्रीटमेंट। एक तो ये सवाल है, हीरामणि जी जरा आप गौर से सुन लेना, और नोटियाल जी आप भी सुन लेना, बिल्कुल, क्योंकि एक सरकार है और एक निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रतिनिधि है। आपने नोटियाल जी ने जो ये साहब वहां पर बेड होना चाहिए, जरा कृपा करके, आपने अभी 1 करोड़ की विधायक निधि का जिक्र किया,
वो 1 करोड़ तो विधायक जी ने जारी किए, इसके लिए उनको धन्यवाद, मैंने फेसबुक पर भी दिया धन्यवाद। लेकिन जी अगर वो उससे थे, जब मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए खर्च करने को नहीं कहा था, अगर प्रत्येक पीएचसी पे 5-5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन रखवा देते, अभी आपने कहा कि सिलेंडर यहाँ पर व्यवस्था क्यों नहीं है, आपने हीरामणि जी से अगर विधायक जी पहले ही अपनी विधायक निधि से एक मशीन की कीमत अगर सही कीमत पे मिल जाए तो लगभग 70 जब बोलना है एकदम उनका से बोलना है। ठीक है ना। तो इसलिए वो व्यवस्था की जिम्मेदारी आप सरकार भी ले और विधायक जी भी ले। और एक प्रतिनिधि के बारे में न तो नौटियाल जी को सवाल उठाना चाहिए था, मैं तो उठा रहा, और हीरामणि जी क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर बोलेंगे तो फिर बाहर से कमेंट आ जाएंगे उनके खिलाफ। सब लोग विधायक की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रव्यापी आपदा है, राज्य साहिबा कहाँ है? तो क्या मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन वो उसका पालन करके अब उन्होंने भी जनता को भरोसे छोड़ दिया, वो कहाँ गायब हो गए? इस समय सांसद कहाँ है? इस कठिन परिस्थिति में इस पर क्यों सवाल नहीं हो रहा है? इस समय हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष गौर जी ये बहुत बड़ा सवाल है बिष्ट जी की ओर से कि सांसद कहाँ है। मिल रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष जी, और आज उनका जो तंत्र है आजकल फेसबुक में लिख रहे हैं लोग लापता है। उसको भी दिखना चाहिए था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो भैया किसी पद पर नहीं हूँ पिछले 10 साल से, लेकिन क्योंकि हमारी इच्छा है और लोग आजकल कमेंट कर रहे हैं कि वो कहाँ गए बारात में फोटो खिंचाने वाले झोला छाप नेता। मैंने उनसे भी कहा कि ये सब लिखना बंद करो। जो निर्वाचित हैं, चाहे वो प्रीतम पंवार जी हैं, जो यहाँ के विधायक रहे हैं, चाहे वो महावीर सिंह रांगड़ हैं, चाहे वो नारायण सिंह राणा जी हैं, चाहे वो खजान दास जी हैं, उनसे सवाल करो। और कौलदास जी जिंदा होते तो उनसे भी सवाल करो। जिन लोगों को भी बनाया नहीं, उनसे सवाल किस बात का? सवाल उनसे करो जिन्होंने सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके सत्ता की मलाई खाई है। हम लोगों का जब नंबर आ जाएगा, अगर बैठ जाएंगे तो हमारे कान उमेटना, कुर्ते फाड़ना अगर नहीं करेंगे, ये आपका अधिकार है। और इसलिए मैं उस अधिकार से रानी साहिबा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए, तो पूरे कोरोना काल में पिछले साल से गायब है। उसके अलावा जो यहाँ पर अधिकारी अमला है, नौटियाल जी, विधायक जी सत्ता पक्ष के न हो, उनको हितने के लिए जी उन्होंने कितना मचाया, इसको भी बता देना। आपने जो मेरे से सवाल किया था, मैं उससे पहले एक निवेदन और करना चाह रहा हूँ कि भाई लाइव चला रखा है, ये आपने एक बहुत अच्छा काम किया। तो इसके माध्यम से मैं उन सब साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, सही बात है, मोदी जी ने जब कह दिया कि आत्मनिर्भर बनो, सचमुच ऐसे हालात ही सरकार ने पैदा कर दिए कि न तो कोरोना के रोकथाम का कोई ठोस उपाय कर पा रही है, और न ही राज्य हमारे नौजवान जिनकी तनख्वाह से घर के परिवार चलते थे, जिनकी तनख्वाह से हमारी ग्रामीण आर्थिकी जो गतिमान रहती थी, संचालित होती थी, और जिनकी तनख्वाह से परचून के दुकानदार से लेके कपड़े के दुकानदार से लेके होटल ढाबे और ट्रांसपोर्ट का जो हर परिवार से उन सब में थोड़ा थोड़ा पैसा जाता था, वो सब आज की तारीख में ठप हो गया। तो उनके रोजगार जाने से उनके रोजगार का प्रश्न कैसे खड़ा होगा? मैं तो पिछले साल, आपको मालूम है सजवान साहब, कि लोगों की घर वापसी से लेकर के उनको स्वरोजगार से जोड़ने की बात करी, और हम एक मामले में भाग्यशाली थे कि धनोल्टी विधानसभा में हम पर माँ सुरकंडा का आशीर्वाद है, बदराज देवता का आशीर्वाद है, नाग टिब्बा में जो नाग देवता है उनका आशीर्वाद, कि उन तीनों देवताओं के आशीर्वाद से धनोल्टी, केमटी, टेबल सारी से लेकर के, और जो नाग टिब्बा है जो पर्यटक स्थल है, सुरकंडा अपने आप में एक बेहतर पर्यटक स्थल है, हमारा बुरासकंडा से लेकर के और खानदार तक का जो एरिया है, और इसके अलावा और जो ऊंचाई पर इलाके हैं जहाँ पर्यटन की संभावनाएं हैं, तो वहाँ पर्यटन के माध्यम से हमको काम करने के लिए जो प्रतिनिधि हैं, वो जो जानकार हैं, वो जो अनुभवी लोग हैं, सबको मिलकर के इस पर काम करना होगा। हमारे बच्चे वो जा करके वहाँ पर जिस परेशानी में नौकरी करते हैं, उन जो दबाव उन पर रहता है, तो उस दबाव को मालिक कर सके।
हमारे पास टिहरी डाम का बड़ा रिजर्वायर है। वैसे मैं एक जानकारी आपको दे दूं, उड़ती उड़ती खबर है मेरे पास, पक्की नहीं है। टिहरी डाम का जलाशय, जहां पर अगर काम हो सके तो अगले 5 साल में 20 से 30 हजार लोगों को रोजगार का रास्ता निकाला जा सकता है। और अगर 10 साल में बेहतर काम हो तो 1 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है, अगर ठीक काम हो। लेकिन काम तो हुआ नहीं, कोई भी सरकार रही, मैं किसी सरकार की तारीफ और बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे खबर यह है कि टिहरी बांध का जलाशय अडानी को देने के बारे में सरकार के स्तर पर फैसला हो गया है कि जितने एरिया तक 12 महीने पानी रहता है, यानी डोबरा तक, वो एरिया फ्लोटिंग, ये क्या बोलते हैं इसको, सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए अगर ये लग गया तो आप टिहरी बांध की झील की तरफ आंख उठा कर ले, फिर मछली भी आपके हाथ से गई। तो ये होने वाला है, सब कुछ बिकने वाला है। आज मैं एक गीत सुन रहा था कि चाय बेचते बेचते बन गया विक्रेता। हालात तो ये है देश में। उस हालात में अगर हमको जीना है तो मेरे भाइयों, आप पहले अपनी चिंता करो, तब अयोध्या की चिंता करना। आप पहले अपनी चिंता करो, तब दिल्ली की चिंता करना। क्योंकि आप जिंदा रहोगे, आपकी जान रहेगी, तभी आपके लिए जहान भी रहेगा। और अगर आप नहीं रहोगे, हमारे बीच से कई नौजवान चले गए, केवल 2 नौजवान नहीं, 2 नौजवान का जिक्र जो खतूर अस्पताल का रहा, उससे पहले रामकिशन जो बिच्छू गांव के थे वो गए, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं वो गए। उन सब के जाने का हमको दुख है। कल कस्तल गांव के डॉक्टर देवेंद्र, वो नगर अस्पताल में उनकी मृत्यु, उनकी पत्नी भी अभी वहां पर है। और हौलदार के 14 गांव में 100 से ज्यादा लोग आइडेंटिफाई हो चुके कोरोना संक्रमित। कल मैंने 3 दिन के प्रयास के बाद कसूर गांव के 42 सैंपल निकलवाए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके सैंपल लिए जाएं और उनकी जांच हो। और बहुत सारे लोग हैं जो अब सैंपल लेने से बच रहे हैं। तो हमको एक तरफ चिंता है कि कोरोना से कैसे बचें, हमारी दूसरी चिंता है कि हमारे जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनका रोजगार फिर से कैसे खड़ा हो। और हमारी तीसरी चिंता है कि जो पर्यटन से अपना रोजी रोटी चलाते थे, क्योंकि चार धाम यात्रा बंद हो गई, मसूरी धनोल्टी जैसे पर्यटक स्थल पर, केम्प्टी फॉल पर पर्यटक आना बंद हो गया, तो उनकी रोजी रोटी कैसे चले। इसके लिए पक्ष विपक्ष को ईमानदारी से खड़ा होना पड़ेगा। इस समय हम उनको सीधे रोजगार नहीं दे सकते, जब हम स्वरोजगार की बात करेंगे उस समय लेगा। इस समय उन परिवारों के सामने जो भरण पोषण का संकट है, जो आवश्यकताओं की आपूर्ति का संकट है, उसके लिए केंद्र सरकार पर, जो हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रत्येक गरीब परिवार के खाते में हर महीने 6,000 रुपए डालो जब तक आपकी ये लॉकडाउन या कर्फ्यू की स्थिति है, ताकि उनका परिवार का जो रूटीन मासिक खर्चा वो चलता रहे। और वो पैसा अगर मार्केट में गतिमान होगा तो तुरंत जैसे ही कोरोना का खत्म होगा, फिर से एक बार इंडस्ट्री में डिमांड आएगी और इंडस्ट्री खड़ी होगी, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो भारत सरकार और मोदी जी को इस बात को समझना है। और उसके साथ साथ जो हमारे स्थानीय लोग हैं, चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पूर्व प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि इस समय ये सवाल खड़ा करने के बजाय, मैं सुन रहा था कि लोग बोल रहे हैं कि हमको 15,000 रुपये मान दे दो तब तक। हमको कोई नौकर नहीं चुना जाता है पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, हमको सेवक के रूप में चुना जाता है। तो सेवा का भाव अपने अंदर पैदा करके सरकार आपको कुछ दे तब भी करो, न दे समय अपने इलाके के लोगों की जान बचाने के लिए, उनकी जान की सुरक्षा के लिए एक जिम्मेदार प्रतिनिधि के रूप में अपना काम करिए। आपको परेशानी उठानी पड़े तब भी करिए, आपको अपनी जेब में हाथ डालना पड़े तब भी करिए, आपको चंदा मांगना पड़े तब भी करिए। और मैं, जो उम्रदराज, मेरे जैसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जिनके पास जीवन का कुछ अनुभव है, उनसे मदद मांगने में संकोच मत करिए, उनसे राय मशवरा करने में संकोच मत करिए। उनसे राय मशवरा करके और तब अपने अपने गांव में व्यवस्था बनाने का काम करिए, ताकि इस बीमारी का फैलाव रुके। और जिन लोगों के बच्चे बेरोजगार होकर के घर आए हैं, उनमें सबका चौका चूल्हा जलता रहे, उनका परिवार भी चलता रहे। गांव समाज, भाई बिरादरी, नाते रिश्तेदारी का एक फर्ज होता है, उस फर्ज को पूरा करने में मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। भाग दौड़ वाला मौका नहीं है कि मैं भाग दौड़ करके कहीं पर खड़ा होकर किसी की मदद कर दूं, लेकिन यहाँ देहरादून में रह के इस समय जो लोग ऊपर से आ रहे हैं, हम, और जो वहां से फोन आ रहे हैं, हम इस कोशिश में हैं
रात के 11:30-12 बजे तक जागते रहते हैं कि कहीं किसी को परेशानी ना हो। सुबह को 6 बजे भी उठ जाते हैं कि किसी को परेशानी ना हो। लेकिन उसके बावजूद अगर हम किसी काम आ सके तो हम हर समय रात दिन 24 घंटे पोल खुला है, हम सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। जी विष्टु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छी बात रखी है यहाँ पर हमारे बीच में। और हमारे एस सजवान प्रोडक्शन के तमाम दर्शक जितने हमारे साथ जुड़े, मैं सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। राम खंडूरी जी, दिनेश रावत जी, आचार्य विजय प्रकाश जी, भावन अतुल जी, ओम भट्ट जी और उदय गौड़ जी, किशोरी भट्ट जी, आचार्य विजय प्रकाश जी, अनिल नौटियाल जी, महेश सेमवाल जी, मनोज, सुमन नौटियाल, शशि शाह, मनोज निराला, विजय सिंह, तमाम लोग जितने हमारे साथ जुड़े हुए, मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। आज हमने पहली बार अपने क्षेत्र के उन जागरूक लोगों के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए फेसबुक अपने पेज के माध्यम से। ये हमारी पहली कोशिश थी और इस कोशिश में हमारे साथ जुड़े प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पूर्व प्रमुख जोश सिंह बिष्ट जी, और हमारे साथ जुड़े भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हीरामणि गौड़ जी, हमारे साथ जुड़े जो कि टैक्सी यूनियन के सचिव हैं और व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष माननीय प्रीतम कुमार जी के पक्ष रखने के लिए जयप्रकाश नौटियाल जी, और हमारे साथ कुछ देर जुड़े रहे जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं आमेंद्र बिष्ट जी, वो भी हमारे साथ जुड़े रहे, लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण वह जुड़ नहीं पाया आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं एक बार सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, आपने अपना अमूल्य समय आज के इस कार्यक्रम में हमें प्रदान किया। आशा है हम लोग इसी प्रकार के कार्यक्रम निरंतर चलाते रहेंगे। आज हमारा यह पहला प्रयोग था और इसमें तमाम जितने जनता की राय है वो भी हम तक पहुंची, और जितने तमाम हमारे जनप्रतिनिधि, जितने हमारे सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग, पार्टियों के नेता जितने हमारे साथ जुड़े, मैं हार्दिक दिल से एक बार पुनः सभी का धन्यवाद अदा करता हूं और विश्वास करता हूं कि एक बार आप फिर से थत्यूड़ अस्पताल की बात की जाए, चाहे नैनबाग अस्पताल की बात की जाए, सकलाना, कंडीसौड़, जितने हमारे धनोल्टी विधानसभा के अस्पताल हैं, और वहां पर जो तमाम सुविधाएं, चाहे ऑक्सीजन से लेकर के और तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनकी मांग सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा आप सभी लोगों से रखता हूं। मैं एक बार सभी को प्रणाम करता हूं। समय अच्छा, जोश सिंह बिष्ट जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिष्ट जी। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक तो आपसे निवेदन है कि आपने जो शुरुआत की उस शुरुआत को बनाए रखें, इस पे बातचीत को बुला करके। दूसरी मेरी ये है कि हफ्ते में एक दिन डॉक्टर मैं उपलब्ध कराऊंगा जो स्कैनर पर जुड़ेंगे और वो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी राय देंगे। डॉक्टर जब उपलब्ध होंगे मैं आपको फोन से सूचित कर दूंगा और उस दिन हम केवल जी सर होंगे, पूरी सवालों में करेंगे, नहीं तो हम डॉक्टर सुनेंगे कि कोविड काल में अपने को कैसे बचाए रखना है या क्या ट्रीटमेंट हमारे है। ऐसे में एक या दो डॉक्टर जोड़ने। धन्यवाद बिष्ट जी इस पहल के लिए। जी बिष्ट जी, बिल्कुल मैं तैयार रहूंगा और हम लोग कोशिश करेंगे। ये मेरा पहला प्रयोग था आज, हमारी पूरी टेक्निकल टीम ने ये पहला प्रसारण आज किया है। बहुत धन्यवाद आपका प्रयास। और बिल्कुल अगर जी बिल्कुल आपका सहयोग बना रहे एस सजवान प्रोडक्शन के लिए, और हम निरंतर क्षेत्र की आवाज को उठाने का कार्य एस सजवान प्रोडक्शन के माध्यम से करते रहेंगे आप सभी लोगों को। और मैं बता दूं कि हम लोग कोविड पेशेंटों को देखते हुए या कोरोना से जो भय खा रहे हैं उनके लिए भी शाम को सूर्यपाल सिरवान पेज पर और एस सजवान प्रोडक्शन पर 4 बजे ठीक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रत्येक दिन रख रहे हैं ताकि लोगों का मनोरंजन होते रहे, लोग भय न खाएं। तो इसलिए भी हम 4 बजे उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायकों के साथ अपनी मुलाकात कर रहे हैं लगातार प्रत्येक दिन फेसबुक लाइव के माध्यम से। तो मैं एक बार फिर से सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, समय ज्यादा हो चुका है। हीरामणि गौड़ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जयप्रकाश नौटियाल जी आपका धन्यवाद, जोश सिंह बिष्ट जी आपका धन्यवाद। और आपने जिस प्रकार से कहा है कि हफ्ते में हम लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, स्वास्थ्य की बात को लेकर के डॉक्टरों से बात करेंगे, तो बिल्कुल मैं तैयार रहूंगा। तो धन्यवाद एक बार सभी लोगों का, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और फिर से निवेदन करता हूं अपनी तमाम जनमानस से, पूरे उत्तराखंड के जनमानस से, पूरे देश के जनमानस से, कि आप लोग घर पर रहें तभी आप सुरक्षित हैं, घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। ये कोविड का दौर है, यदि हम लोग आवश्यक कार्यों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, और जिन्हें भी आप बिना मास्क के देख रहे हैं उनको भी कहें कि आप लोग मास्क का प्रयोग करें। आप बिल्कुल घरों पर रहें, घरों से बाहर ना निकले, अपने परिवार को भी सुरक्षित रहें, स्वयं भी सुरक्षित रहे, और साथ ही सोशल डिस्टेंस का ध्यान रहे। जितने हमारे शादी समारोह, एक संदेश देना, हाँ एक संदेश देना चाहता हूँ। सजवान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं टैक्सी यूनियन का सचिव होने के नाते जनता के लिए
एक संदेश देना चाहता हूं कि कहीं पर भी हमारी सेवा की जरूरत पड़ती है तो हमें जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि शायद हमारा टैक्सी यूनियन कार्यालय फिलहाल कुछ दिन के लिए बंद हो चुका है, क्योंकि महामारी फैलने का ज्यादा खतरा था। और टैक्सी यूनियन से जो भी कहीं पर कोई आपको मरीजों से संबंधित कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम यहाँ पर तत्पर रहेंगे, अपनी गाड़ियों को लेकर तत्पर रहेंगे। और हमने अभी कोरोना काल के लिए कुछ टैक्सियां अपनी कोरोना एम्बुलेंस के रूप में भी दी है, जगह जगह हॉस्पिटलों को दी है, सत्यों को दी है, नैनबाग को दी है, थत्यूड़ को दी है। और यदि किसी को व्यक्तिगत भी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कम से कम हो सके तो निःशुल्क भी देंगे, कम से कम उसमें, क्योंकि बेरोजगारी है भाई, निःशुल्क भी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सेवा का मौका देंगे, इसी आशा के साथ। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। जयप्रकाश नौटियाल जी ने जिस प्रकार से कहा कि टैक्सी यूनियन की जो गाड़ियां हैं वो निरंतर कोविड के कार्यों में लगी रहेंगी, आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल उस रेट पर जो रेट वास्तविकता है बढ़कर बिल्कुल भी रेट नहीं रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी, जोत सिंह बिष्ट जी और हीरामणि गौड़ जी, आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। एक बार एस सजवान प्रोडक्शन पेज पर जुड़ने वाले सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। आप लोग इस पोस्ट को शेयर जरूर करें। जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है, आप हमारी चैनल को, एस सजवान प्रोडक्शन फेसबुक चैनल को लाइक फॉलो जरूर कर दें। और यूट्यूब पर जो हमें देख रहे हैं वे लोग यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार के तमाम जो कार्यक्रम है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। तो नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वस्थ रहें आप सभी।